हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू चतुर्वेदी कोचिंग क्लासेज। मैं आर.एन. चतुर्वेदी, असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ केमिस्ट्री। तो देखो, आज से मैं बीएससी थर्ड ईयर की इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री को स्टार्ट कर रहा हूं और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी मैं यूनिट नंबर फर्स्ट को स्टार्ट कर रहा हूं, जिसका नाम है कठोर एवं मृदु अम्ल एवं क्षार, मतलब हार्ड एंड सॉफ्ट एसिड एंड बेस, जिसको हम लोग एचएसएबी भी बोल सकते हैं। एचएसएबी का मतलब होता है हार्ड सॉफ्ट एसिड बेस। मेरी बात आप लोग समझ में आ गई ना? चलो ठीक है, अब सुनो मेरी बात ध्यान से कि क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों के लिए एक बात बता देता हूं कि जिन स्टूडेंटों ने अभी तक इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो सभी स्टूडेंट इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और जितने भी आप लोगों के फ्रेंड हैं जो आप लोगों के टच में, उन सभी के बीच में आप लोग इसकी लिंक को शेयर कर देना, जिससे ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट इस YouTube चैनल से जुड़ सकें। ठीक है ना? क्योंकि मेरी जितनी भी क्लासेज होंगी, चाहे वो 11th-12th की हो, बीएससी की हो, एमएससी की हो, या आईआईटी जेएम की हो, या फिर किसी भी कंपटीशन से रिलेटेड कोई भी क्लास हुई, वो सभी क्लासेज मैं इसी यूट्यूब चैनल पर अपलोड करूंगा। ठीक है ना? तो सभी स्टूडेंट इस यूट्यूब चैनल से जुड़ जाएं। ठीक है ना? अब सुनो मेरी बात ध्यान से कि यहां पर मैं किसी भी टॉपिक को आप लोगों के लिए पढ़ाऊंगा, उसको मैं बिल्कुल जीरो लेवल से पढ़ाऊंगा, बिल्कुल बेसिक से पढ़ाऊंगा, जिससे कि सारी चीजें आप लोगों को अच्छी तरीका से समझ में आए। मेरी बात आप लोग समझ में आ गई ना? कि मैं किसी भी टॉपिक को उठाऊंगा, चाहे वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का हुआ, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का हुआ, या फिजिकल केमिस्ट्री का हुआ, ठीक है ना, या स्पेक्ट्रोस्कोपी हुई, ठीक है ना, किसी भी टॉपिक को मैं आप लोगों के लिए पढ़ाऊंगा, उसको मैं बिल्कुल जीरो लेवल से, बिल्कुल बेसिक से पढ़ाऊंगा, जिससे कि सारी चीजें आप लोगों का अच्छी तरीका से समझ में आए। चलो ठीक है, अब सुनो मेरी बात ध्यान से कि इस वक्त जो मैंने यूनिट स्टार्ट की है, उसका नाम है कठोर एवं मृदु अम्ल एवं क्षार, मतलब एसिड और बेस की केमिस्ट्री है। ठीक है ना? तो अम्ल और क्षार की केमिस्ट्री को समझने से पहले मैं आप लोगों के लिए यहाँ पर मेटल और लिगेंड की केमिस्ट्री को बता देता हूं। ठीक है ना? क्योंकि जब तक आप लोगों को मेटल और लिगेंड की केमिस्ट्री समझ में नहीं आएगी, तब तक आप लोगों को अम्ल क्षार की केमिस्ट्री समझ में नहीं आएगी। इसलिए सबसे पहले मैं टॉपिक को बिल्कुल बेसिक से लेता हूं, ठीक है ना, और आप लोगों के लिए मेटल और लिगेंड की केमिस्ट्री को बता देता हूं कि मेटल और लिगेंड की केमिस्ट्री क्या होती है। तो देखो, मैं आप लोगों के लिए बता देता हूं, मेटल और लिगेंड ये दोनों मिलकर उपसंयोजक बंध का निर्माण करते हैं, अर्थात कोऑर्डिनेशन बॉन्ड का फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है ना? और उपसंयोजक बंध से जिन यौगिकों का निर्माण होता है, उन यौगिकों को हम क्या बोलते हैं? उपसंयोजक यौगिक, अर्थात कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बोलते हैं। ठीक है ना? मैं आप लोगों के सामने प्रदर्शित करता हूं कि मेटल और लिगेंड, ठीक है ना, मेटल और लिगेंड जिस बंध का निर्माण करते हैं, जिस बॉन्ड का फॉर्मेशन करते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? उपसंयोजक बंध, मतलब कोऑर्डिनेशन बॉन्ड। ठीक है ना? मेरी बात आप लोग समझ में आ गई ना? तो ये तो कौन हो गया? लिगेंड हो गया। ठीक है ना? ये तो कौन हो गया? लिगेंड हो गया। और ये कौन हो गई? ये तो लिगेंड हो गया। और ये कौन हो गई? धातु हो गई, अर्थात मेटल हो गई। अब सुनो मेरी बात ध्यान से कि मेटल और लिगेंड जिस बॉन्ड का फॉर्मेशन करते हैं, जिस बंध का निर्माण करते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? उपसंयोजक बंध, मतलब कोऑर्डिनेशन बॉन्ड। तो ये हो गया उपसंयोजक, उपसंयोजक बंध, उपसंयोजक बंध मतलब कोऑर्डिनेशन बॉन्ड हो गया। अब देखो सुनो, इस कोऑर्डिनेशन बॉन्ड की, अर्थात इस उपसंयोजक बंध की एक कंडीशन होती है। कंडीशन ये होती है कि जब भी उपसंयोजक बंध का निर्माण होता है, तो लिगेंड की हमेशा भरी ऑर्बिटल भाग लेती है और मेटल की हमेशा खाली ऑर्बिटल भाग लेती है। मतलब लिगेंड की तो फील्ड ऑर्बिटल भाग लेती है और मेटल की वैकेंट ऑर्बिटल भाग लेती है। तो मैं लिख देता हूं, लिगेंड की यहां पर इधर ऐसे लिख देता हूं मैं आप लोगों के लिए। ठीक है ना? ये तो कौन हो गया आप लोगों को? कौन हो गया? लिगेंड हो गया। ठीक है ना? ये कौन हो गया आप लोगों का? लिगेंड हो गया। तो लिगेंड की तो भारी कक्षक भाग लेती है, मतलब फील्ड ऑर्बिटल भाग लेती है। भारी कक्षक मतलब फील्ड ऑर्बिटल। और जो धातु होती है, अर्थात जो मेटल होती है, उसकी खाली कक्षक भाग लेती है, अर्थात वैकेंट ऑर्बिटल भाग लेती है। बात मेरी आप लोग समझ में आ गई ना? कि लिगेंड की तो भारी कक्षक भाग लेती है और मेटल की खाली कक्षक भाग लेती है। इनसे जिस बंध का निर्माण होता है, जिस बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है, उस बंध को ही हम उपसंयोजक बंध बोलते हैं, अर्थात कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बोलते हैं। और जिनसे जिन यौगिकों का निर्माण होता है, उन यौगिकों को हम उपसंयोजक यौगिक, अर्थात कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बोलते हैं। चलो ठीक है, बहुत अच्छी बात है। ठीक है। अब क्वेश्चन ये होता है, काफी स्टूडेंट ये पूछते हैं कि सर हमें लिगेंडों के बारे में पता नहीं कि सर लिगेंड की आखिरकार क्या डेफिनेशन होती है, लिगेंड को हम किस तरीका से परिभाषित करते हैं। तो देखो, मैं आप लोगों के लिए लिगेंड की जो डेफिनेशन उसको बहुत ही कम शब्दों में बता देता हूं कि आखिरकार लिगेंड की क्या डेफिनेशन होती है। तो देखो, उन सभी को हम लिगेंड बोलते हैं जो सामने वाले को इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकते हैं, अर्थात जिनके पास में या तो लोन पेयर प्रेजेंट होगा या नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट होगा। क्योंकि आप लोग जानते हो, एक लोन पेयर के पास में भी 2 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं और एक नेगेटिव चार्ज के पास में भी 2 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं। तो वो सामने वाले को इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकते हैं, अर्थात मेटल को इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकते हैं। और जो मेटल को इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है, वो किसकी तरह व्यवहार करता है? लिगेंडों की तरह व्यवहार करता है। बात आप लोगों को समझ में आ गई? चलो ठीक है, बहुत अच्छी बात है। अब सुनो मेरी बात ध्यान से कि एक लुईस नाम का साइंटिस्ट आया था। तो लुईस नाम के साइंटिस्ट ने एक बात बोली थी
क्या जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं अर्थात जो इलेक्ट्रॉन देते हैं वो तो क्षारों की तरह व्यवहार करते हैं, और जो इलेक्ट्रॉनों को लेते हैं अर्थात जो इलेक्ट्रॉन ग्राही होते हैं वो उनको क्या बोलते हैं, हम अम्ल बोलते हैं। ठीक है ना, एक बार दोबारा से बता देता हूं, लुईस साइंटिस्ट के अकॉर्डिंग जो इलेक्ट्रॉनों को देते हैं अर्थात जो इलेक्ट्रॉनों को डोनेट करते हैं वो तो क्षारों की तरह व्यवहार करते हैं, और जो इलेक्ट्रॉनों को लेते हैं वो अम्लों की तरह व्यवहार करते हैं। तो देने वाले को तो क्या बोलते हैं, लुईस क्षार बोलते हैं, और लेने वाले को लुईस अम्ल बोलते हैं। तो लिगेंड तो यहां पर किसकी तरह व्यवहार कर रहा है, लुईस क्षारों की तरह, और धातु अर्थात मेटल यहां पर व्यवहार कर रही है लुईस अम्लों की तरह। तो मैं यहां पर ऐसे लिख देता हूं, ये कौन होता है, इलेक्ट्रॉन दाता होता है अर्थात इलेक्ट्रॉन डोनर होता है, और जो इलेक्ट्रॉन दाता होता है इलेक्ट्रॉन डोनर होता है वो लुईस साइंटिस्ट के अकॉर्डिंग क्या होता है, क्षार होता है अर्थात बेस होता है। ठीक है ना, और जो इलेक्ट्रॉनों को लेते हैं वो लुईस साइंटिस्ट के अकॉर्डिंग क्या होते हैं, अम्ल होते हैं। तो इसको बोल देता हूं मैं इलेक्ट्रॉन ग्राही मतलब इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, और इलेक्ट्रॉन ग्राही इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होते हैं अम्ल, एसिड होते हैं। ठीक है ना, देने वाले को हम क्या बोलते हैं, क्षार, और लेने वाले को हम क्या बोलते हैं, अम्ल। तो लिगेंड तो किसकी तरह व्यवहार करता है, क्षारों की तरह, और धातु अर्थात मेटल किसकी तरह व्यवहार करती है, अम्लों की तरह। बात आप लोगों को समझ में आ गई, चलो ठीक है, बहुत अच्छी बात है। अब जो आप लोगों का ये लिगेंड है, ठीक है ना, किसकी तरह व्यवहार कर रहा है, क्षारों की तरह। तो ये क्षार आप लोगों का कठोर क्षार भी हो सकता है और मृदु क्षार भी हो सकता है। उसी तरीका से इलेक्ट्रॉनों को लेने वाली स्पीसीज कौन हो गई, धातु हो गई, जो किसकी तरह व्यवहार कर रही है, अम्लों की तरह। ये अम्ल आप लोगों का कठोर अम्ल भी हो सकता है और आप लोगों का मृदु अम्ल भी हो सकता है। मैं साइड में लिख देता हूं, यहां पर देखो, यहां पर साइड में लिख देता हूं, ये जो आप लोगों का ये धातु है, धातु किसकी तरह व्यवहार कर रही है, अम्लों की तरह। ठीक है ना, धातु किसकी तरह व्यवहार कर रही है, अम्लों की तरह। ये अम्ल आप लोगों का कठोर अम्ल भी हो सकता है। ठीक है ना, अम्ल आप लोगों का कठोर अम्ल अर्थात हार्ड एसिड भी हो सकता है। ठीक है ना, ये अम्ल आप लोगों का मृदु अम्ल भी हो सकता है। ठीक है ना, मृदु अम्ल भी हो सकता है अर्थात ये आप लोगों का सॉफ्ट एसिड भी हो सकता है। ठीक है ना, उसी तरीका से ये जो लिगेंड होता है, ये लिगेंड किसकी तरह व्यवहार करता है, क्षारों की तरह। ये लिगेंड किसकी तरह व्यवहार करता है, क्षारों की तरह। तो ये क्षार आप लोगों का कठोर क्षार भी हो सकता है। कठोर क्षार मतलब आप लोगों का ये हार्ड बेस भी हो सकता है। ठीक है ना, हार्ड बेस भी हो सकता है, और ये आप लोगों का मृदु क्षार भी हो सकता है अर्थात आप लोगों का ये सॉफ्ट बेस भी हो सकता है। बात वो आप लोगों को समझ में आ गई ना, कि एक बार फिर देख लेना, धातु किसकी तरह व्यवहार कर रही है, अम्लों की तरह। ये अम्ल आप लोगों का कठोर अम्ल भी हो सकता है, मृदु अम्ल भी हो सकता है। उसी तरीका से लिगेंड किसकी तरह व्यवहार कर रहा है, क्षारों की तरह। ये आप लोगों का कठोर क्षार भी हो सकता है और ये आप लोगों का मृदु क्षार भी हो सकता है। मेरी बात आप लोग समझ में आ गई ना। देखो एक बार फिर से मैं आप लोगों के लिए बता देता हूं, इसको ध्यान से समझना। मैं ये बोल रहा हूं कि लुईस साइंटिस्ट के अकॉर्डिंग जो इलेक्ट्रॉनों को देते हैं अर्थात जो इलेक्ट्रॉनों को डोनेट करते हैं वो तो किसकी तरह व्यवहार करते हैं, क्षारों की तरह, और जो इलेक्ट्रॉनों को लेते हैं वो किसकी तरह व्यवहार करते हैं, अम्लों की तरह। तो यहां पर जो आप लोगों का लिगेंड हुआ वो इलेक्ट्रॉन दाता हुआ, तो वो किसकी तरह व्यवहार करता है, क्षारों की तरह, और जो आप लोगों की धातु हुई वो इलेक्ट्रॉनों को लेती है, इसलिए वो किसकी तरह व्यवहार करती है, अम्लों की तरह। बात आप लोगों को समझ में आ गई। ठीक है ना, फिर इसको साइंटिस्टों ने अर्थात वैज्ञानिकों ने दो भागों में वर्गीकृत कर दिया। ठीक है ना, जैसे कि आप लोगों की ये धातु है किसकी तरह व्यवहार कर रही है, अम्ल की तरह। ये आप लोगों की कठोर अम्ल भी हो सकती है और आप लोगों की मृदु अम्ल भी हो सकती है। उसी तरीका से ये लिगेंड है वो किसकी तरह व्यवहार कर रहा है, क्षारों की तरह। ये आप लोगों का कठोर क्षार भी हो सकता है और आप लोगों का मृदु क्षार भी हो सकता है। बात मेरी आप लोग समझ में आ गई। अब आपका अगला क्वेश्चन ये हुआ कि ठीक है सर, यहां तक तो बात समझ में आ गई, लेकिन सर केमिस्ट्री के अंदर तो बहुत सारी मेटल होती हैं, बहुत सारे लिगेंड होते हैं, तो हम लोगों को कैसे पता लगेगा कि किसका नेचर तो कठोर है और किसका नेचर मृदु है। तो उसके बारे में मैं आप लोगों के लिए बता देता हूं। और वास्तव में क्वेश्चन पूछने लाके भाई क्वेश्चन ये होगा कि ठीक है यहां तक तो बात समझ में आ गई, लेकिन केमिस्ट्री के अंदर तो बहुत सारी मेटल होती हैं, बहुत सारे लिगेंड होते हैं, तो हम लोगों को कैसे पता लगेगा कि किसका नेचर तो कठोर है और किसका नेचर मृदु है। तो मैं आप लोगों के लिए बता देता हूं कि धातु और लिगेंड की कठोरता व मृदुता का आप लोग किस तरीका से पता लगाओगे कि किसका नेचर तो कठोर है और किसका नेचर मृदु है। ठीक है ना, तो मैं यहां पर हेडिंग डाल देता हूं और हेडिंग डाल के इन चारों के बारे में बता देता हूं कि कठोर अम्ल की कैसे पहचान करोगे, मृदु अम्ल की कैसे पहचान करोगे, कठोर क्षार की कैसे पहचान करोगे, मृदु क्षार की कैसे पहचान करोगे। बात मेरी आप लोग समझ में आ गए। चलो ठीक है, तो देखो मैं बता देता हूं आप लोगों के लिए। ठीक है ना, तो एक काम करता हूं, इसको तो पूरे को मिटा देता हूं मैं। ठीक है ना, इसको तो मिटा देता हूं और यहां पर मैं बात कर लेता हूं कठोर अम्ल, मृदु अम्ल, कठोर क्षार और मृदु क्षार की पहचान के बारे में कि इनकी पहचान हम कैसे करें। ठीक है ना, तो देखो मैं यहां पर लिख देता हूं धातु व लिगेंडों की, धातु व लिगेंडों की कठोरता व मृदुता।
मतलब हार्डनेस एंड सॉफ्टनेस। धातु व लिगेंडों की कठोरता व मृदुता का निम्न आधार माना। निम्न आधार माना, तो क्या आधार माना उसके बारे में मैं आप लोगों के लिए बता देता हूं। धातु व लिगेंडों की कठोरता व मृदुता का निम्न आधार माना, ठीक है ना। तो मैं यहां पर हेडिंग डाल देता हूं आप लोगों के लिए। सबसे पहले तो मैं हेडिंग डाल देता हूं कठोर अम्ल, ठीक है ना, कठोर अम्ल, या आप लोग इसको कठोर धातु भी बोल सकते हो, क्योंकि धातु को ही आप लोग क्या बोल रहे हो, अम्ल, ठीक है ना। तो इसको कठोर अम्ल बोल सकते हो या कठोर धातु भी बोल सकते हो आप लोग। मेरी बात आप लोग समझ में आ गए ना। चलो ठीक है, बहुत अच्छी बात है। यहां पर हेडिंग डाल देता हूं मैं मृदु अम्ल, मृदु अम्ल, या फिर आप लोग इसको मृदु धातु भी बोल सकते हो। मृदु अम्ल बोल सकते हैं आप लोग या मृदु धातु बोल सकते हो, ठीक है ना। उसी तरीका से यहां पर हेडिंग डाल देता हूं कठोर क्षार, ठीक है ना। और क्षारों की तरह व्यवहार कौन कर रहा है, लिगेंड कर रहा है, तो या इसको आप लोग कठोर लिगेंड भी बोल सकते हो, ठीक है ना, एक ही बात है, कठोर लिगेंड भी बोल सकते हो। चौथी हेडिंग हो गई आप लोगों की मृदु क्षार, या फिर आप लोग इसको मृदु लिगेंड भी बोल सकते हो, मृदु लिगेंड, मृदु लिगेंड, ठीक है ना। इधर देख लेना, जो स्टूडेंट इंग्लिश मीडियम वाले उनके लिए बता देता हूं। ये हो गया आप लोगों का हार्ड एसिड या हार्ड मेटल हो गई, ये आप लोगों की सॉफ्ट एसिड या आप लोगों की सॉफ्ट मेटल हो गई, ये हार्ड बेस या हार्ड लिगेंड हो गया, ये आप लोगों का सॉफ्ट बेस या सॉफ्ट लिगेंड हो गया। अब सुनो मेरी बात ध्यान से। अब मैं इनका बिल्कुल डिटेल से डिस्कशन करता हूं कि आप लोगों को कैसे पता लगेगा कि किसका नेचर तो कठोर है, किसका नेचर मृदु है। बात आप लोग समझ में आ गई ना। तो देखो इधर देखियो, धातु व लिगेंडों की कठोरता व मृदुता का क्या आधार माना, क्या बेस माना, उसको मैं आप लोगों के लिए बता देता हूं। और देखो इसको मैं बहुत ही कम शब्दों में बताऊंगा, जिससे कि आप लोगों को चीजें अच्छी तरीके से समझ में आए। मैं किताब की कोई रटने पिटने वाली यहां पर कोई बात नहीं करूंगा। जितनी भी चीजों को एक्सप्लेन करूंगा, जितनी भी चीजों को बताऊंगा, उनको बहुत ही कम शब्दों में बताऊंगा, जिससे कि चीजें अच्छी तरीके से और बेसिक से क्लियर हो सके, ठीक है ना। तो सबसे पहले मैं यहां पर बात करता हूं कठोर अम्ल या कठोर धातु। क्या हम लोगों को कैसे पता लगे कि इसका नेचर कठोर अम्ल है। बात आप लोग समझ में आ गई ना। कि सबसे पहले जो मैं यहां पर डिस्कशन करूंगा, वो मैं डिस्कशन किसका करूंगा, कठोर अम्ल या कठोर धातु के बारे में। तो इधर देखिए, कठोर अम्लों की पहचान हम दो प्रकार से कर सकते हैं, ठीक है ना। कि भाई कठोर अम्लों की पहचान हम किस तरीका से कर सकते हैं, तो कठोर अम्लों की पहचान हम दो प्रकार से कर सकते हैं। एक तो डी ब्लॉक के एलिमेंटों के आधार पर कर सकते हैं, और एक क्षार धातु और क्षारीय मृद धातु के आधार पर कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो मैं आप लोगों के लिए बता देता हूं कि डी ब्लॉक के एलिमेंटों के आधार पर हम पहचान कैसे कर सकते हैं। तो देखो सुनो, बेधातु या धातु आयन, मतलब डी ऑर्बिटल हो सकती है आप लोगों की, मतलब डी ब्लॉक के एलिमेंट हो सकते हैं, उनके पास में चार्ज भी प्रेजेंट हो सकते हैं, ठीक है ना। तो बेधातु या धातु आयन जिनकी डी ऑर्बिटल आंशिक रूप से भरी हुई है या डी ऑर्बिटल कंप्लीट रूप से खाली हुई है। बात आप लोगों को समझ में आ गई। या दूसरे शब्दों में ऐसा बोल सकता हूं, जिनका D1 से D9 का कॉन्फ़िगरेशन है या फिर उनका D0 कॉन्फ़िगरेशन है, उन सभी का नेचर कठोर अम्ल जैसा होता है या कठोर धातु जैसा होता है, ठीक है ना। एक बार मैं दोबारा से बता देता हूं, बेधातु या धातु आयन, डी ब्लॉक के एलिमेंटों की बात कर रहा हूं। बेधातु या धातु आयन मतलब मेटल हो सकती है या फिर मेटल के पास में चार्ज हो सकता है। तो बेधातु या धातु आयन जिनकी डी ऑर्बिटल आंशिक रूप से भरी हुई है या डी ऑर्बिटल उनकी कंप्लीट रूप से खाली हुई है, ऐसा बोल सकता हूं, जिनका D1 से D9 का कॉन्फ़िगरेशन है या जिनका D0 कॉन्फ़िगरेशन है, उन सभी का नेचर कठोर अम्ल जैसा होता है, ठीक है ना। एक तो डी ब्लॉक के एलिमेंटों के आधार पर ऐसे पता लगा सकते हो, मतलब जिन डी ऑर्बिटलों में D1 से D9 का कॉन्फ़िगरेशन है या D0 कॉन्फ़िगरेशन है, उन सभी का नेचर कैसा होता है, कठोर अम्ल जैसा होता है, ठीक है ना। या फिर आप लोग दूसरी तरीका से ये भी पहचान है इसमें कि अगर कोई क्षार धातु हुई या कोई क्षारीय मृद धातु हुई, मतलब कोई एल्कलाइन मेटल हुई या एल्कलाइन अर्थ मेटल हुई, वो भी कठोर अम्लों की तरह व्यवहार करती है। अब क्षार धातु मतलब एल्कलाइन मेटलों में आप लोगों की लिथियम हो सकती है, सोडियम हो सकती है, पोटेशियम हो सकती है, रूबिडियम हो सकती है, सीजियम हो सकती है, फ्रेंसियम हो सकती है। ये सभी कौन होती है, क्षार धातु होती है, अर्थात एल्कलाइन मेटल होती है। बात करता हूं मैं क्षारीय मृद धातु की, अर्थात एल्कलाइन अर्थ मेटलों की। इनमें आप लोगों की बेरिलियम हो सकती है, मैग्नीशियम हो सकती है, कैल्शियम हो सकती है, स्टोनशियम हो सकती है, बेरियम हो सकती है, रेडियम हो सकती है। ये सभी क्षारीय मृद धातु होती हैं, अर्थात एल्कलाइन अर्थ मेटल होती हैं। तो इन सभी का नेचर कठोर अम्ल जैसा होता है, अर्थात हार्ड एसिड जैसा होता है। बात आप लोग समझ में आ गई ना। मैं यहाँ पर लिख देता हूं, जैसे कि यहाँ पर मैं लिख देता हूं आप लोगों के लिए, यहाँ पर जैसे कि आप लोगों की क्षार धातु हो सकती है, ठीक है ना, एल्कलाइन मेटल हो सकती है, क्षारीय मृदा धातु हो सकती है, क्षारीय मृदा धातु मतलब एल्कलाइन अर्थ मेटल हो सकती हैं, या डी ब्लॉक के वो एलिमेंट हो सकते हैं, ठीक है ना, जिनका D1 से
D1 से D9 का कॉन्फ़िगरेशन है या फिर D0 कॉन्फ़िगरेशन है, मतलब d ऑर्बिटल आंशिक रूप से भरी हुई है या d ऑर्बिटल कंप्लीट रूप से खाली है, तो उन सभी का नेचर कठोर अम्ल जैसा होता है, अर्थात वो सभी कठोर धातु होती हैं। ठीक है ना, तो ये बात तो हो जाती है कठोर अम्लों के बारे में या कठोर धातु के बारे में। अब मैं डिस्कशन करता हूं मृदु अम्ल या मृदु धातु के बारे में, अर्थात सॉफ्ट एसिड या सॉफ्ट मेटल के बारे में डिस्कशन करते हैं कि इनका हम कैसे पता लगा सकते हैं। तो देखो, इनका पता हम डी ब्लॉक के एलिमेंटों के आधार पर पता लगा सकते हैं कि वे धातु या धातु है, डी ब्लॉक के एलिमेंटों की बात कर रहा हूं, वे धातु या धातु है जिनकी डी ऑर्बिटल कंप्लीट रूप से भरी हुई है या जिनका D10 कॉन्फ़िगरेशन है, उन सभी का नेचर मृदु अम्ल जैसा होता है, अर्थात सॉफ्ट एसिड जैसा होता है। अब जिसमें आप लोगों की ये हो सकती है Zn हो सकती है, Cd हो सकती है, Hg हो सकती है, क्योंकि आप लोगों को पता है कि D के अंदर मैक्सिमम हम 10 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं और इन तीनों का जो कॉन्फ़िगरेशन होता है वो D10 कॉन्फ़िगरेशन होता है, अर्थात इन तीनों का नेचर मृदु अम्ल जैसा होता है, अर्थात सॉफ्ट एसिड जैसा होता है। तो मैं यहां पर लिख देता हूं जिनका D10 विन्यास होता है। ठीक है ना, अब D10 विन्यास में आप लोगों का जो एग्जांपल होगा D10 विन्यास में, जैसे कि आप लोगों के Zn हो गया, Cd हो गया, Hg हो गया, आप लोगों को पता है इनकी d ऑर्बिटल में 10 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं, इसलिए इनका नेचर मृदु अम्ल जैसा होता है, अर्थात सॉफ्ट एसिड जैसा होता है। तो पहले तो ये बात होता है, ये बात आप लोग समझ में आ गई ना कि कठोर अम्ल की क्या पहचान है। क्षार धातु हो सकती है, क्षारीय मृद धातु हो सकती है, या डी ब्लॉक के वे एलिमेंट हो सकते हैं या उनके पास में चार्ज हो सकते हैं जिनका D1 से D9 का कॉन्फ़िगरेशन हो या फिर उनकी D0 कॉन्फ़िगरेशन हो। ये तो पहचान हो गई कठोर अम्लों की। बात की है मैंने मृदु अम्लों की पहचान क्या हुई कि जिनका D10 कॉन्फ़िगरेशन है, अर्थात जिनकी d ऑर्बिटल कंप्लीट रूप से भरी हुई है, वो सभी मृदु अम्लों की तरह व्यवहार करते हैं, जिनमें आप लोगों की Zn हो सकती है, Cd हो सकती है, Hg हो सकती है, क्योंकि इनकी d ऑर्बिटल कंप्लीट रूप से भरी होती है, या ऐसा बोल सकता हूं इनका D10 कॉन्फ़िगरेशन होता है। चलो ठीक है, अब मैं बात करता हूं कठोर क्षारों की कि भाई हम लोग कठोर क्षारों की कैसे पहचान कर सकते हैं। तो देखो, क्षारों की पहचान करना बहुत आसान है। क्षारों की पहचान आप लोग इस तरीका से कर सकते हो, जैसे कठोर क्षार की बात करता हूं, अर्थात हार्ड बेस की बात करता हूं, तो आप लोग कैसे पहचान करोगे कि किसी भी लिगेंड के अंदर देने वाला अगर फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन हुआ, अर्थात जिनकी विद्युत ऋणता ज्यादा हुई, वो सभी कठोर क्षारों की तरह व्यवहार करते हैं, अर्थात हार्ड बेस की तरह व्यवहार करते हैं। एक बार दोबारा बता देता हूं कि जिन लिगेंडों में देने वाला फ्लोरीन हुआ, ऑक्सीजन हुआ या नाइट्रोजन हुआ, तो वो सभी कठोर क्षारों की तरह व्यवहार करते हैं, अर्थात हार्ड बेस की तरह व्यवहार करते हैं। एग्जांपल के तौर पर कुछ लिगेंड लिख देता हूं मैं आप लोगों के सामने, जैसे कि मैंने यहां पर H2O लिख दिया, तो आपको पता है ऑक्सीजन के पास में 2 लोन पेयर प्रेजेंट होते हैं। ठीक है ना, ऑक्सीजन की विद्युत ऋणता इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है, और आप लोग जानते हो जिनकी विद्युत ऋणता, जिनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है, वो आसानी से किसी को इलेक्ट्रॉन देना पसंद नहीं करते हैं। अगर वो आसानी से किसी को इलेक्ट्रॉन देना पसंद नहीं कर रहे, तो कॉमन सी बात है उनका नेचर कठोर क्षार जैसा ही तो होगा। ठीक है ना, तो इसमें ऑक्सीजन आप लोगों को पता है मेटल के लिए इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है। ठीक है ना, ऑक्सीजन मेटल के लिए इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है और ऑक्सीजन की विद्युत ऋणता ज्यादा है, आसानी से किसी को इलेक्ट्रॉन देता नहीं, तो ऑक्सीजन की वजह से इस H2 लिगेंड का नेचर होगा, वो होगा कठोर क्षार जैसा। चलो बात करता हूं मैं NH3 की। NH3 में नाइट्रोजन के पास में लोन पेयर प्रेजेंट होता है, आप लोगों को पता है इस नाइट्रोजन के लोन पेयर की वजह से NH3 लिगेंड होता है। ठीक है ना, NH3 क्या होता है, लिगेंड होता है, और हम जानते हैं यहां पर ऑक्सीजन की विद्युत ऋणता ज्यादा होती है, यहां पर नाइट्रोजन की विद्युत ऋणता ज्यादा होती है, और मैंने पहले ही बता दिया कि लिगेंड में अगर फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन हुआ देने वाला, तो समझ जाना उसका नेचर कठोर क्षार जैसा होगा। ठीक है ना, तो नाइट्रोजन के देने की वजह से यहां पर NH3 का नेचर कैसे होगा, कठोर क्षार। चलो ठीक है, मैं बात करता हूं F- की। तो F- भी आप लोगों का लिगेंड है, किसकी वजह से, उस माइनस चार्ज की वजह से, क्योंकि हम जानते हैं कि जिनके पास में लोन पेयर प्रेजेंट होता है या माइनस चार्ज प्रेजेंट होता है, उनके पास में इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं और वो मेटल को इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकते हैं, तो वो किसकी तरह व्यवहार करते हैं, लिगेंडो की तरह व्यवहार करते हैं, और लिगेंडो को यहाँ पर लुईस साइंटिस्ट ने क्या बोला है, क्षार बोला है। ठीक है ना, तो यहाँ पर ऑक्सीजन की वजह से H2O आप लोगों का कठोर क्षार है। ठीक है ना, NH3 में नाइट्रोजन की वजह से NH3 आप लोगों को कठोर क्षार है, और F- में ये फ्लोरीन की वजह से आप लोगों का ये F- है, ये कठोर क्षार की तरह व्यवहार करेगा। तो कम शब्दों में ऐसा बोल दो आप लोग कि जिनकी विद्युत ऋणता ज्यादा है, जिनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, वो लिगेंड सभी किसकी तरह व्यवहार करते हैं, कठोर क्षारों की तरह, अर्थात हार्ड बेसों की तरह। ठीक है ना, आप तो दिमाग में बस एक ही बात रखना कि किसी भी लिगेंड में देने वाला अगर फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन हुआ, तो समझ जाना उसका नेचर कठोर क्षार होगा, अर्थात
अर्थात हार्ड बेस होगा। ये बात आप लोगों को समझ में आ गई। चलो ठीक है, अब मैं बात करता हूं मृदु क्षारों की अर्थात सॉफ्ट बेस की। तो मृदु क्षारों की क्या पहचान है? मृदु क्षारों की ये पहचान है, सॉफ्ट बेस की ये पहचान हो गई कि अगर फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन इन तीनों के अलावा अगर कोई भी देने वाला प्रेजेंट हुआ, फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन इन तीनों के अलावा अगर मेटल को कोई भी इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है तो वो सभी मृदु क्षारों की तरह व्यवहार करते हैं। इनमें आप लोगों का एग्जांपल के तौर पर कार्बन हो सकता है, फास्फोरस हो सकता है, सल्फर हो सकता है, क्लोरीन हो सकता है। अगर किसी भी लिगेंड में ये देने वाले हुए तो समझ जाना उसका नेचर मृदु क्षार जैसा होगा अर्थात सॉफ्ट बेस जैसा होगा। बात आप लोगों को समझ में आ गई। तो क्षार की पहचान करना तो बहुत आसान है। अगर किसी भी लिगेंड के पास में फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन प्रेजेंट हुआ तो उसका नेचर कठोर क्षार जैसा होगा, और इनके अलावा कोई और प्रेजेंट हुआ जैसे कि कार्बन हुआ, फास्फोरस हुआ, सल्फर हुआ, क्लोरीन हुआ, उनका नेचर मृदु क्षार जैसा होगा अर्थात सॉफ्ट बेस जैसा होगा। बात आप लोग समझ में आ गई। तो इस तरीका से आप लोग पहचान कर सकते हो कि किसका नेचर तो कठोर है और किसका नेचर मृदु है। बहुत ही कम शब्दों में बता दिया। कठोर अम्ल की क्या पहचान बताई है? क्षार धातु हो सकती है, क्षारीय मृद धातु हो सकती है, डी ब्लॉक के बे एलिमेंट हो सकते हैं, बे तत्व हो सकते हैं, या आयन हो सकते हैं जिनका D1 से D9 का कॉन्फ़िगरेशन है या फिर उनका D0 कॉन्फ़िगरेशन है। वो सभी किसकी तरह व्यवहार करते हैं? कठोर अम्लों की तरह। बात की मैंने मृदु अम्लों की तरह को, बे डी ब्लॉक के एलिमेंट जिनकी डी ऑर्बिटल कंप्लीट रूप से भरी हुई है या जिनका D10 कॉन्फ़िगरेशन है, वो सभी किसकी तरह व्यवहार करते हैं? मृदु अम्लों की तरह, जिनमें आप लोगों के ZnCdHg हो सकता है। चलो ठीक है। उसके बाद मैंने बात की है कठोर क्षारों की। इनकी पहचान क्या हो गई कि भाई कठोर क्षार की ये पहचान हो गई कि किसी भी लिगेंड में देने वाला फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन हुआ तो समझ जाना उस लिगेंड का नेचर क्या होगा? कठोर होगा अर्थात हार्ड होगा। और इनके अलावा कोई और देने वाला प्रेजेंट हुआ जैसे कि कार्बन हुआ, फास्फोरस हुआ, सल्फर हुआ, क्लोरीन हुआ, तो उनका नेचर मृदु क्षार जैसा होगा अर्थात सॉफ्ट बेस जैसा होगा। ये बात आप लोगों को समझ में आ गई, ठीक है ना? तो ये आप लोगों का ये पूरा बेसिक क्लियर होता है। अब सुनो मेरी बात ध्यान से कि आज के इस लेक्चर में, आज के लेक्चर को तो मैं यहीं तक रखता हूं। आज के इस लेक्चर में कठोर एवं मृदु अम्ल एवं क्षारों से रिलेटेड जितनी भी उसकी बेसिक केमिस्ट्री है वो पूरी बेसिक केमिस्ट्री मैंने आप लोगों के लिए बता दी। अब यहां से जितने भी आप लोगों के टॉपिक होंगे वो सभी टॉपिक आप लोगों को बहुत सीधे सीधे लगेंगे, क्योंकि यहां से हम लोगों ने इसका बेसिक क्लियर कर लिया। बात आप लोग समझ में आ गई ना? तो देखो आज के लेक्चर को तो मैं यहीं तक रखता हूं। अब आप लोगों का काम क्या हुआ भाई? मेरा काम तो क्या हो गया? पढ़ाने का हो गया। और आप लोगों को काम क्या हो गया? पढ़ने का हो गया। आप लोग मुझे जितना ज्यादा सपोर्ट करोगे उतने ही ज्यादा मैं यहां पर वीडियो अपलोड करूंगा, ठीक है ना? सपोर्ट आप लोगों का यही है कि भाई आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर देना, जितने भी आप लोगों के फ्रेंड है उनके बीच में लिंक को शेयर कर देना, वीडियो को लाइक कर देना। ये काम आप लोगों का हो गया, ठीक है ना? तो ये काम आप लोगों का है। बाकी का मैं तो क्लास ले ही रहा हूं, आप लोग आराम से क्लासों को देखो। और ये बात अपने दिमाग में बिल्कुल क्लियर कर लेना कि एक बार क्लास को लेने के बाद वो दिमाग में इस तरीका से फिट हो जाएगी कि दोबारा उसको लेने की कोई जरूरत नहीं है। एक बार में ही आप लोगों का टॉपिक क्लियर। चलो ठीक है। अब सुना मेरी बात ध्यान से कि आज के लेक्चर को तो मैं यहीं तक रखता हूं, ठीक है? फिर अगले लेक्चर में हम अगले टॉपिक का डिस्कशन करेंगे, ठीक है? फिर मिलते हैं अगले लेक्चर में। धन्यवाद।